अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफ़ान खान। साल 2024 का इख्तिताम है। चंद ही लम्हात, चंद ही घंटे बाद ये साल इख्तिताम पजीर होगा। पाकिस्तान की मईशत, उसका स्कोर कार्ड क्या रहा, कहाँ हमारी कारकर्दगी अच्छी रही, कहाँ बुरी रही, मईशतदान की मईशत कैसी रही, एक आम आदमी की मईशत कैसी रही, एक आम घर की मईशत कैसी रही, और साथ साथ वो कौन से चैलेंजेस होंगे जिनका सामना हमें साल 2025 में करना पड़ेगा, जो हमारे सामने खड़े हुए हैं या जिन पर हमारी नज़र नहीं है, और वो कौन सी अपॉर्चुनिटीज़, मौके होंगे जिनको टैप करके हम अपनी मईशत को मज़ीद तेज़ रफ्तार से उसकी तरक्की जो है वो हो सकती है। ये सारे अहम सवालात और ये पूरा इकोनॉमिक राउंड अप तमाम फ्रंट्स के ऊपर, यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की फ्रंट के ऊपर, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के फ्रंट के ऊपर और मुस्तकबिल का लाहेमल, ख़ास तौर पे आलमी जो इस वक्त माशी तकाज़े हैं उनको सामने रखते हुए पाकिस्तान रुपी डॉलर पैरिटी क्या रहेगी, ये भी सवाल उठाएंगे। तो प्रोग्राम में साथ रहेगा, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहेगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। 2024 माशी तौर पर कैसा रहा, 2025 में कौन से ऐसे चैलेंजेस होंगे जिसका पाकिस्तान को सामना होगा। डॉक्टर फरूख सलीम साहब माहिर मईशत प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, 2024 की इकोनॉमिक स्कोर कार्ड अगर आपके सामने रखें पाकिस्तान का, तो हम कहाँ खड़े हुए आपकी नज़र में डॉक्टर साहब? देखिए, एक मईशत होती है मईशतदानों की और एक मईशत है आम पाकिस्तानी की। जो मईशतदानों की मईशत है 2024 में, उसमें आप सोचिए कि जो मईशतदान है वो इशारिये देखते हैं और इशारियों के जोर के ऊपर आपको एक तस्वीर खींच के देते हैं कि मईशत की तस्वीर क्या है। इशारियों में वो देखते हैं कि वो कहते हैं कि जी नवंबर 2023 में जो अफराद दर की शरह थी वो 30% थी। नवंबर 2024 में वो अफराद दर की शरह 5% रह गई, तो बड़ा जबरदस्त काम चल रहा है। वो कहते हैं कि तारीखी तौर पे पाकिस्तान में तिजारती खसारा हुआ करता था। 2024 में वो बहुत सारे महीने गुजरे जिसमें तिजारती सरप्लस था। मामला बड़ा जबरदस्त जा रहा है। स्टॉक मार्केट के मुतालिक कहते हैं जी 1 लाख पे तारीखी सतह सब्जी क्रॉस कर गई। मामला बड़ा जबरदस्त चल रहा है। तो मईशतदानों की मईशत और इशारियों की मईशत तो बड़ी जबरदस्त चल रही। अब जो मईशत है आम पाकिस्तानी की, 24 करोड़ पाकिस्तानी के ऊपर क्या गुजरी 2024 में, वो मामला कुछ जरा सा फर्क नजर आता है। उसमें सबसे बड़ा इशू सैफान साहब मुझे नजर ये आया कि जो हमारी 77 साला पाकिस्तानी मईशत है उसमें पिछले जो 2 साल गुजरे हैं उसमें जो तारीखी महंगाई की शरह रही है वो उसका बोझ इतना ज्यादा है कि वो उससे पहले कई 75 सालों में आपको नजर नहीं आता। और वो जो 2 साल की अफरात ज़र की शरह है उसने पाकिस्तानियों की कुव्वत खरीद जो है उसको आप सोचिए कि तकरीबन खत्म कर दिया है। और उसका नतीजा अब क्या निकलता है कि बेशक आपकी अफरात ज़र की शरह 30% से 5% पे पहुंच गई है, उसका एसेंशियली मतलब यह है कि जो तकालीफ का बोझ है वो अभी खत्म नहीं हुआ, वो बढ़ रहा है। पहले वो 30% की शरह पे बढ़ता था, अब वो 5 या 6% की शरह से बढ़ रहा है। और हालात कुछ ऐसे आ गए हैं कि कुव्वत खरीद खत्म होने के नतीजे में अब बहुत सारे पाकिस्तानी खानदान ऐसे हैं जिनको सोचना पड़ता है कि बच्चों की फीस देनी है या बिजली का बिल देना है। बिल्कुल। तो आप सोचिए कि बिजली का जो नर्ख है वो बिजली के जो नर्ख हैं वो लगभग 100% पिछले कोई 18 महीनों में बढ़ गए हैं। गैस को तो आप भूल ही जाइए, वो तो हुकूमत के अपने आदाद-ओ-शुमार हैं, वो बताते हैं कि 804% गैस की कीमत बढ़ी है। मुझे याद नहीं कि दुनिया में कोई ऐसा मुल्क हो पिछले 40-50 सालों में जहां पे कई साल भर में गैस की कीमत की नर्ख जो है वो 800% बढ़ गए। तो मईशतदानों की मईशत ठीक चल रही है, आम पाकिस्तानियों की मईशत जो है वहां पे कुव्वत खरीद का बहुत ही बुरा हाल। अच्छा, मुझे और ऐसे खानदान का भी पता है जो ये सोचते हैं कि अगर आपके 3 बच्चे स्कूल में जा रहे हैं तो शायद 2 बच्चों की फीस तो हो जाएगी, एक ही नहीं हो पा रही। तो सैफान साहब आप गौर कीजिए, ये बड़ा मुश्किल फैसला होता है कि आपने किस बच्चे को स्कूल से उठा लेना है और किस बच्चे की फीस देनी। एग्जैक्टली। तो और ये बताएं कि फिर जो मईशतदानों की मईशत में जो रिफॉर्म्स होने थे, तो वो 2024 में जिसका हम हर साल चर्चा करते थे, हर प्रोग्राम में करते थे, प्राइवेटाइजेशन हो या एनर्जी सेक्टर हो, कहीं कोई पेशरफ्त हुई 2024 में जिस पे आप मुतमईन थे कि आज ही कुछ हुआ पेशरफ्त या नहीं?
देखिए हम ये भी हमेशा बात करते हैं सिफान साहब के मईशत और सियासत का एक बड़ा गहरा गठजोड़ है। यानी कि सियासी इंतशार की सूरत में मईशत आगे बढ़ती बड़ी मुश्किल नजर आती है और इसके ठोस जो है वो एविडेंस IMF वाले, वर्ल्ड बैंक वाले पिछले 50-55 सालों से अपनी रिपोर्टों में उसको लिख रहे हैं जी। कि ये शायद मुमकिन नहीं है कि अगर इंतहा दर्जे की सियासी इंतशार किसी मुल्क में हो तो उसकी मईशत सीधी पटरी पे जो है वो चल पाती है। इस्लाहात का आपने जिक्र किया, बदकिस्मती कह लें, लैक ऑफ प्लानिंग कह लें। देखिए सबसे बड़ी जो रिफॉर्म थी वो तो बिजली के सेक्टर में आनी थी। यानी कि किसी भी मईशत की जो बुनियाद है वो उसका 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 एनर्जी सेक्टर होता है। एनर्जी सेक्टर में आप सोचिए कि 400-500 अरब रुपया सालाना गर्दिशी कर्जा बढ़ जाता है। कुछ ही सालों में जो 8-10 रुपए की बिजली का यूनिट था वो अब आप आपके दफ्तर में, आपके घर में, आपकी दुकान में वो 60-65 रुपए पे पहुंच गया है। जी। और इसका अब जो इसका नतीजा जो है वो आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी नजर आ रहा है। अभी जो फिगर आई है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है, ये GDP ग्रोथ जो है वो 0.92% पे रही, यानी कि 1% से भी कम। तो जो बिजनेस करने की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जिसको हम कहते हैं वो इतनी बढ़ गई है कि बिजनेस करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बड़ी एक एक खुशहाइन खबर जरूर है कि जो इंटरेस्ट रेट नीचे आया है जिससे कॉस्ट ऑफ नहीं, डूइंग लेकिन बिजनेस। रिफॉर्म स्कोर कार्ड में तो फिर डॉक्टर साहब बड़े वीक रहे, इसका मतलब हम अगर इस तज्जिए पे आपके सवाल किया जाए तो। जी, अगर ठोस किस्म का स्कोर कार्ड आप बनाएंगे जी। उसमें आप कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस अगर गिनते हैं, उसमें एनर्जी की कॉस्ट गिनते हैं, उसमें किसी किस्म की ना तो इस्लाहात नजर आ रही है। बातचीत जरूर है, नारा जरूर है कि हमने 5 या 6 IPP से जो है वो एग्रीमेंट कर लिया है। तब अग्रीमेंट, ये जो 24 करोड़ पाकिस्तानी है उन्होंने एग्रीमेंट नहीं देखना है। उन्होंने ये नहीं देखना है कि क्या आपने बिजली के नर्ख उन IPP से कम कर डाले हैं या नहीं। उन्होंने देखना है कि मेरा बिल कितना आ रहा। अगर आपका 60-65 रुपए फी यूनिट का बिल आ रहा है, जो कुछ ही साल पहले आप सोचिए कि 10-12 रुपए 15 रुपए पे होता था, तो फिर मुआहदा करें या ना करें उससे क्या फर्क पड़ता है। और फिर जो ये फोकस लगा है सिफान साहब, सीरियसली जो फोकस नजर आता है वो ये है कि बीमारी की अलामात को किस तरह दबाना है। बीमारी का इलाज ढूंढने की कोशिश नहीं हो रही। देखिए बिजली ये के बड़ा सेक्टर में अनफॉर्चुनेट है डॉक्टर साहब, ये हम तो सालों से इस पे बात करते रहे, यानी 2024 से भी हमने बीमारी का इलाज नहीं किया, सिर्फ अलामतों का इलाज ही किया या कोशिश ही करने की अगर की तो। जी, आप बिजली के सेक्टर को उठा के देख लें, वहां पे कोशिश ये हो रही है कि किसी तरह दबा के आईपीपी से रीनिगोशिएट करके किसी तरह बिजली के रेट को नीचे लाया जाए। जो बीमारी है वो चोरी है। अब अगर पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में 45% बिजली चोरी हो रही है, 10% जो है उसकी वसूली नहीं हो पाती, तो 55% नुकसान के ऊपर कोई भी दुकान, कोई भी प्लांट कैसे चल सकता है। अगर सक्खर के इलेक्ट्रिक सप्लाई में 30-35% बिजली चोरी हो रही है, 8-10% की वसूली नहीं हो रही, तो दुकान बंद करनी पड़ती है। तो यहाँ पे इस्लाहात नजर नहीं आ रही। आपने दुरुस्त कहा कि वो बीमारी की अलामात को दबाने की कोशिश जरूर नजर आ रही। सही, ये दोनों स्कोर कार्ड तो इसका मतलब मईशत दान की मईशत जो है वो बेहतर हुई होगी, आम आदमी की नहीं हुई। स्कोर कार्ड में भी कोई डेवलपमेंट, कोई ऐसा खातिर का माइलस्टोन नहीं है जो आप कह चाहिए वो। IMF के साथ जो मामला थे उस लिहाज से हम सही रहे, ऑन ट्रैक रहे 24 में। देखिए पहली बात तो ये है कि IMF का जो अपना चार्टर है उसमें कहीं ये नहीं लिखा कि उसने किसी मुल्क की मईशत को तंदुरुस्त तवाना करना है। जी। वो तो आपकी मईशत अगर एक इमरजेंसी वार्ड में चली जाती है और उसको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो IMF आता है आपको ऑक्सीजन देने के लिए। तो ऑक्सीजन आपको मिल रही है, लेकिन ये तवक्को रखना कि IMF के प्रोग्राम के नतीजे में जो बीमार मईशत है वो तंदुरुस्त तवाना हो जाएगी और वो सड़कों पे निकल आएगी और मैराथन की रेस दौड़ने लगेगी। तो वो मेरा ख्याल है कि हमारी तरफ गलती है, इसकी तवक्को रखना कि IMF हमें तंदुरुस्त तवाना कर देगा, ये गलत।
ये गलत है। अच्छा, फिर आलमी मईशत 2024 में अगर उसका तनाजुर या कंपैरिजन पाकिस्तान से किया जाए, वो किन चैलेंजेस का सामना वहां रहा आलमी सतह के ऊपर, कमोडिटी या दीगर मामलात को अगर नजर रखी जाए तो क्या क्या रहा वहां पर, क्या हुआ 2024 में मेजर चीजें? अगर आप लुबे लुबाब देखना चाहते हैं जी। आलमी मईशत का 2024 के आखिरी क्वार्टर में, जैसे 2024 खत्म हो रहा है, तो यूरोप का हाल अच्छा नहीं था। यूरोप का और भी यूरोप का जो असल प्रॉब्लम है वो उनका डेमोग्राफिक का बहुत बड़ा इशू आ गया है कि उनकी जो बर्थ रेट है वो बिल्कुल गिर गया है। जो 65 साल से बड़ी उम्र के सिटीजन्स हैं, शहरी हैं, उनके वो बोझ हैं और वो बड़ी तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। जर्मन इकोनॉमी जो यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी, वो आप समझिए कि कोलैप्स के नजदीक है, बहुत बुरा हाल। उनका जो बिजनेस मॉडल है कि उनको सस्ती गैस रूस से मिलती थी, उनको सस्ती लेबर जो है वो बाकी यूरोप के यूरोपियन कंट्री से आती थी। तो जर्मनी का बुरा हाल है, फ्रांस का हाल अच्छा नहीं है। अभी पिछले कोई 2 से 3 महीनों में चीन की मईशत जो है वो भी बड़ी जबरदस्त एक आप समझिए टर्मोइल में आ गई। वहां पे जो रियल एस्टेट का सेक्टर है वहां पे कोई 80-82% उसमें कमी आई है, और जो मॉर्गेज जो बैंकिंग सेक्टर है उसका बहुत बुरा हाल है। तो अगर कोई एक मईशत जो आपको आप समझिए कि रिलेटिवली बाकी दुनिया की इकोनॉमी से बेहतर नजर आती है, वो अमेरिका की मईशत। और अब जो नई टीम आ रही है, वो वही मैं आ रहा हूँ जिस कि 2025 का लैंडस्केप क्या नक्शा क्या नजर आ रहा है आपको डॉक्टर साहब के, और फिर ये भी बताएगा कि उसकी नजर में आलमी तकाजे माशी क्या हैं, जो आपने टोकनाइजेशन पे लिखा भी था। तो एक तो क्या चेंजेस आ रही हैं इन द इकोनॉमिक लैंडस्केप 2025 में ग्लोबली स्पीकिंग, क्या आपको लगता है तब्दीलियां होंगी अहम तरीन? देखिए, एक तो बहुत बड़ी तब्दीली जो आती है, जो इंजन है दुनिया की मईशत का, वो अमेरिका है। वहां पे एक नई टीम आ रही है, एक नया सदर आ रहा है, और ये ऐसे वक्त में आ रहा है जबकि यूरोप बहुत कमजोर है माशी तौर पे भी। जर्मनी खास तौर पे माशी तौर पे भी कमजोर है, सियासी तौर पे भी कमजोर है, सोशल फैब्रिक भी बड़ा कमजोर आ रहा है, जो यूरोप की सबसे बड़ी ताकत है। जी। चीन जो है उसने बहुत बड़े नुकसानात कर डाले हैं पिछले कुछ सालों में। उसका कोई $1 ट्रिलियन का लॉस तो जो BRI जो बिल्ड जो रोड इनिशिएटिव है, जी। बेल्ट एंड रोड बेल्ट एंड इनिशिएटिव है, रोड। उसके हवाले से है। उनका बैंकिंग सेक्टर बहुत कमजोर है। अमेरिका की मईशत जो है वो बाकी सारी इकोनॉमी से कुछ बेहतर नजर आ रही है। और मैं जाती तौर पे जिस किस्म की टीम मुझे अमेरिका में नजर आ रही है, वो मुझे लग रहा है कि अमेरिका की मईशत आप समझिए कि बाकी इकोनॉमीज के मुकाबले में अगले साल 2025 का साल जो है उसके लिए बहुत बेहतर साबित होगा। अच्छा, और ये वहां तकाजे पे क्या होंगे, बदलते हुए आलमी तकाजे क्या होंगे, यानी हमें क्या चेंजेस पे नजर रखनी पड़ेगी आलमी सतह पे, या किन इवेंट्स पे नजर रखनी पड़ेगी ग्लोबली अगले साल? देखिए, अगला साल शुरू हो रहा है जब हमारी जो मगरबी बॉर्डर है वो भी हॉट हो रहा है। मशरकी बॉर्डर इंडिया के साथ हमारा कभी अच्छा नहीं रहता। मईशत जो है उसमें इस्लाहात की कमी के नतीजे में जो GDP ग्रोथ है वो नजर नहीं आ रही है। आप सोचिए कि अगर 0.92% की GDP ग्रोथ है, होनी चाहिए 5, 6, 7% की, तो वहां पे वो फर्क जो है वो बहुत बड़ा है। इस्लाहात नजर नहीं आ रही। और एक 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 रोशन जो किरण, रोशनी की किरण जो है जी। वो तजारती खसारे के हवाले से जरूर है अच्छा। कि हमारे जो डेफिसिट था, जो ट्रेड डेफिसिट रहता है जिसके नतीजे में हमें बहुत सारे डॉलर चाहिए होते थे, उसमें कुछ कमी वाकई जरूर हुई। सही, लेकिन हमें खास तौर पे आपको लगता है कि इन चीज़ों पे नज़र रखनी पड़ेगी आलमी, यानी वो चैलेंजेस क्या होंगे या रिस्क क्या होंगे खास तौर पे, जैसे बेस इफेक्ट था तो इन्फ्लेशन कम हो गई, लेकिन वो क्या चीज़ें हैं जो आगे जाके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को दोबारा उसी सतह पे ले जा सकती हैं, किन चीज़ों पे नज़र रखनी पड़ेगी हमें? देखिए, एक तो जो ग्लोबल डायनामिक्स हैं उसमें मैं महसूस करता हूं कि जो नई टीम अमेरिका में आ रही है, जी। वो जो हमारा तारीखी एक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेटेजिकल एम्बिग्यूटी, यानी कि हम चीन के साथ भी हैं, हम अमेरिका के साथ भी हैं, जी। हम चीन से भी मदद लेंगे, हम
से भी मदद लेंगे, उसका वो दरवाजा शायद बंद होता नजर आ रहा है। क्योंकि इस वक्त जो अमेरिका में टीम नजर आ रही है वो वो अल्टीमेटम दे रही है। वो तो कनाडा को कहती है कि जी हमने कनाडा को अपना 51st जो है वो रियासत पर स्टेट बना देना है। वो कह रहे हैं, वो नारा लगा रहे हैं कि हमने पैनामा कनाल वापस ले लेनी है। वो कहते हैं कि हमने मतलब वो बहुत ही ब्लंट किस्म के मैसेजेस दे रहे हैं। करना कराना उन्होंने कुछ नहीं है, अभी वो अट्रैक्ट कर रहे हैं अटेंशन को, और उसके बाद फिर एक सख्त किस्म की निगोशिएशन करेंगे। और ये प्रेसिडेंट जो है, इसको आप ये कह सकते हैं कि लड़ाका तैयारों की जंग नहीं करता, ये टैंकों की जंग नहीं करता। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ इशारा कर रहा जी हूं, जी बिल्कुल। लेकिन वो ट्रेड वॉरियर है। वो ट्रेड की जंग करता है, वो तजारती जंग करता है। वो चीन को कह रहा है कि मैं आपके ऊपर 70-60-70% टैरिफ लगा दूंगा। शायद इवेंचुअली नहीं लगाएगा उतना हाई टैरिफ, लेकिन वो निगोशिएटर बड़ा सख्त है। तो हमें सोचना होगा कि हमने फ्यूचर में किसका साथ देना है, हमारा अपना फायदा किसके साथ देने में होगा। और डोमेस्टिकली क्या चैलेंजेस होंगे, यानी टैक्स टू जीडीपी, एनर्जी सेक्टर, ये वही होंगे जो हम टेक्स्ट बुक में पढ़ते आए हैं सालों से, या आपको लगता है कि और भी कुछ फ्रंट्स हैं जो पे हमें काम करना होगा इन द नेक्स्ट ईयर खास तौर पे? देखिए, एक तो हमारा फोकस जो पिछले आप समझिए 40-50 सालों से मुझे नजर आता है कि टैक्स के ऊपर है। हमने टैक्स इकट्ठा करना है, ज्यादा इकट्ठा करना है, ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करना है। उसका एक तो डायरेक्ट रिलेशन होता है आपकी जीडीपी के साथ। अगर आप टैक्स ज्यादा ले रहे हैं तो जीडीपी जो है वो नीचे आ जाती है। दूसरा ये कि फोकस होना चाहिए, हुकूमती अखराजात को कम किस तरह करना है। फोकस टैक्स कलेक्शन के ऊपर नहीं होना चाहिए। जो अब अमेरिका में, अगर अमेरिका की मिसाल ले लें, वहां पे डोनाल्ड ट्रंप और टीम बात कर रहे हैं कि उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स को किस तरह नीचे लाना है। अब हमारे यहाँ कोई 39% कॉर्पोरेट टैक्स लगा देते हैं, 10% उसके ऊपर सुपर टैक्स है। तो कौन सी कंपनी चाहेगी कि वो मेहनत करे, वो 100 रुपया कमाए और 50 रुपए उसमें से वो हुकूमत के खजाने में जमा कर दे। तो हमें सोचना होगा कि एक तो टैक्स की रिफॉर्म किस तरह लानी है। टैक्स को बढ़ाने का जो नारा है, वो सैफान साहब अयूब खान के जमाने से लगाया जा रहा है, और अगर मुसलसल फेल हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें वो कामयाब होने का उसका चांस बड़ा कम है। अब आप सोचिए कि अगर 50% पाकिस्तान की आबादी खवातीन है और उसमें उनकी जो लेबर फोर्स की पार्टिसिपेशन है वो 16-17% है, तो अब बाकी खवातीन से टैक्स का किस तरह मुतालबा कर सकते हैं। अगर 66% आबादी जो है वो 33 साल से कम है, अब 33 साल से कम का बच्चा जो है वो कितने पैसे कमा लेता है, उससे आप कहां टैक्स का मुतालबा कर सकते हैं। अगर 40 से 50% आबादी जो है वो शरह गुर्बत से नीचे रह रही है, तो जो शख्स शरह गुर्बत से नीचे रह रहा है उससे आप टैक्स का किस तरह मुतालबा कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम जो है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर है। आज भी मेहताब हायदर साहब की एक रिपोर्ट शायद आपने देखी होगी, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रिपोर्ट के हवाले से लिखा है उन्होंने, यानी कि 450-500 अरब रुपया हुकूमती जो रियासती इदारे हैं वो नुकसान करते हैं। 400-500 अरब रुपया आप गर्दिशी कर्जा बिजली का बढ़ा देते हैं। तो इशू तो हुकूमत है, या इशू जो है वो टैक्स का मामला नहीं है। सही। और अपॉर्चुनिटी कोई है डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि खास तौर पे कोई ऐसा, जैसे सी पैक है या अमरीकी पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात, या कहीं कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी नजर आती है कि विंडो के, हाँ जी इधर हम 2025 में हम गए तो हम अपनी ग्रोथ को, हमारी ग्रोथ बढ़ सकती है, या हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स, या जो जिसे कहा जाए अवामी मईशत जिससे बेहतर हो सकती है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नजर आती है? जी, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उस हवाले से हमारे सामने है, और वो ये है कि सन 2030 में वो जीरो मिशन पे सारा यूरोप जा रहा है, दुनिया भर जा रही है। और जब जीरो मिशन पे जाएंगे तो फिर आपको जो कॉपर की जो डिमांड है, तांबे की जो डिमांड है, वो बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। यानी कि आपने अगर सोलर पावर चाहिए तो उसमें तांबा चाहिए, उसमें कॉपर चाहिए। आपने विंड पावर का काम करना है, उसमें आपको कॉपर चाहिए। आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काम करना है, आपको उसमें कॉपर चाहिए। आपने 5G के ऊपर जाना है, आपको कॉपर चाहिए। और खुदा ने पाकिस्तान को तीसरा या चौथा बड़ा जखीरा दिया है कॉपर का। तो 2030 में ये जीरो मिशन पे जा रहे हैं, और 2028 में हमारी जो रेकोडिक की कॉपर माइन है वो प्रोडक्शन में जा रही है। तो अगर हम वो कॉपर का सेक्टर जो है उसको प्रॉपरली हैंडल कर लें, उसको सही सिम्त पे चलाएं, उसको सही पटरी पे चलाएं, तो दुनिया भर को उस एक असासे की जरूरत है जो असासा पाकिस्तान के पास मौजूद है।
ठीक है, जिसको मैं यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा डॉक्टर फिरोज साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और पूरा अहवाल बताया 2024 और 2025 में क्या हो सकता है, कहाँ थ्रेट्स हैं, कहाँ चैलेंजेस हैं, कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कहाँ हमें काम करने की ज़रूरत है। करेंसी के हवाले से बात भी करेंगे। 2024 क्या निस्बतन बेहतर रहा 2023 के मुकाबले में, और 2025 में ऑन द करेंसी फ्रंट क्या चैलेंजेस होंगे। एक ब्रेक के बाद बेनकाब में हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। अहम तरीन सवालात, पाकिस्तान की मईशत 2024 में कैसी रही, 2025 में क्या मेजर चैलेंजेस होंगे और क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी, क्या खदोखाल होंगे आलमी मईशत के, ये अहम तरीन सवाल। जफर पराचत साहब एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी प्रोग्राम में साथ मौजूद है। पराचत साहब, ये बताइएगा कि करेंसी के लिहाज से जो हमारी पैरिटी रही वो कदरे स्टेबल रही इन कंपैरिजन टू 2023-2024 में, आप कैसे एनालाइज करेंगे साल 2024 को करेंसी के पर्सपेक्टिव? अस्सलाम वालेकुम जनाब। देखिए 2024 में हमारी करेंसी बहुत बेहतर रही और इसमें तकरीबन 2 से 2.5% का रुपये ने गेन किया है और डॉलर जो है ना ये कम हुआ है और ओवरऑल सारा साल स्टेबल रहा है करेंसी मार्केट। और जो इंटरबैंक और ओपन मार्केट का जो फर्क था वो खत्म हो गया है, जो कि पहले कभी 5%, 8% के ऊपर चला गया था। यानी कि एक वक्त था आज से 2 साल पहले कि ग्रे मार्केट 350 थी, ओपन 350 थी और जो ओपन मार्केट थी वो 335 थी और जो इंटरबैंक था वो तकरीबन 317 था। तो ये इतना बड़ा फर्क था, लेकिन हमने देखा कि आर्मी चीफ उनकी टीम आगे आई, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए और स्टेट बैंक ने उनके साथ मिल के काम किया। गवर्नर स्टेट बैंक बहुत ज़्यादा हमें एक्टिव नज़र आए और उनकी टीम। तो अब हम ये देख रहे हैं कि एक साल से तकरीबन 2% से 2.5% का इंक्रीज हुआ है डॉलर रेट के अंदर। और आने वाले दिनों में जो 2025 है, अगर हुकूमत एक्सपोर्टर्स के दबाव में ना आई तो, क्योंकि वो ये कहते हैं एक्सपोर्टर्स के भाई अगर डॉलर का रेट आपने नीचे किया तो एक्सपोर्ट आपकी मुतासिर होगी जी। तो मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। अगर वो उनके दबाव में नहीं आई, फंडामेंटली आपको कोई चैलेंज नजर नहीं आता? अगर हुकूमत खुद चाहे कि इसको गिरा दे तो फिर गिर सकती है? नहीं, डॉलर मैं ये कह रहा हूँ फंडामेंटली इसको गिरना चाहिए। अच्छा, डॉलर को नीचे आना चाहिए। रुपए की बात मैं कर रहा था, यानी अगर एक्सपोर्टर्स को रिलीफ देने के लिए या उनको सब्सिडाइज करने के लिए हुकूमत खुद फैसला करे, ओनली इन दैट केस आपको लगता है कि जो है वो रुपी और नीचे आ सकता है? नहीं, मैं नीचे आने की बात नहीं कर रहा, डॉलर नीचे आ सकता है। ये मैं कह रहा हूँ अगर गवर्नमेंट सपोर्ट ना करे, क्योंकि गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया हुआ है तो डॉलर 278 पे रुका हुआ है। अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट ना हो तो ये 250, 260 के लेवल पे आ जाना चाहिए। ये एक आम राय है और जो असेसमेंट है वो भी यही कहते हैं कि 240, 230, 250 के रेंज में डॉलर होना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट सपोर्ट छोड़ दे तो डॉलर को ऊपर कंट्रोल करने का, रखने का, तो ये नीचे आ जाएगा। सही। तो आपको क्या प्रोजेक्शंस हैं आपकी फॉर द नेक्स्ट कैलेंडर ईयर जफराज साहब? क्या पर आपको नजर आता है रुपी डॉलर पैरिटी? सॉरी आपकी प्रोजेक्शंस क्या है फॉर द नेक्स्ट ईयर सर? मेरी प्रोजेक्शन ये है कि डॉलर को 250 पे आना चाहिए। अगर यही फंडामेंटल्स रहते हैं हमारे और इंटरनेशनली भी कोई बड़ा चेंज नहीं आता, क्योंकि हम इंटरनेशनली देख रहे हैं कि चेंजेस बहुत तेजी से आ रही हैं। चाहे आपका फलस्तीन इसराइल वॉर हो, आपका मशरिक वस्ता हो, फिर आपका जो अभी शाम का जो मसला आ गया है सीरिया का वो हो, चाहे रशियन हो, अमेरिकन गवर्नमेंट चेंज हो रही है, वहाँ पे वो बातें कर रहे हैं कि जी हम इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ बढ़ाएंगे अपना, चाइना को टाइट कर रहे हैं, दूसरी तरफ यूरोप को कह रहे हैं कि आप अगर हमसे चीज़ें नहीं खरीदेंगे तो हम आपके ऊपर भी ड्यूटी लगाएंगे। तो ये अगर कोई बड़ा चेंज नहीं आता तो मैं ये नहीं समझता कि डॉलर हमारे यहाँ ऊपर जाएगा, क्योंकि हमारे रिजर्व भी बेहतर हैं, हमारे जो अकाउंट सरप्लस के करीब जा रहा है, ट्रेड डेफिसिट भी कंट्रोल में आ गया है और जो आपका इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी काफ़ी बेहतर है। रेमिटेंस भी आपका रिकॉर्ड हाई की तरफ जा रहा है 35 बिलियन के ऊपर। और अब एक्सपोर्ट की तरफ भी हमें तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि एक्सपोर्टर्स को जो या हमारे ट्रेडर्स को जो आदत पड़ी हुई है
हुकूमती बैसाखियों की, वो से हट के उनको चाहिए कि कंपटीशन के माहौल में आए और अपनी प्रोडक्ट को ब्रांड बनाएं जैसे दुनिया में होता है, और अपना जो क्वालिटी है उसको ठीक करें, प्राइस को ठीक करें, कॉम्पिटिटिव हों, ताकि पहले पाकिस्तान, क्योंकि आपकी 5वीं बड़ी मार्केट है दुनिया की, और वो उसको ये अगर अपने आप को कैप्चर कर लें, क्योंकि हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं, तो हमारा $60 बिलियन का जो इंपोर्ट है उसको हम अगर $15-20 बिलियन नीचे ले आए, क्योंकि जो हम इंपोर्ट करते हैं वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे यहाँ नहीं बनती, मेजॉरिटी चीजें बनती हैं हमारे यहाँ। तो वो अलग बात है कि हम प्रेफर इंपोर्टेड को करते हैं, और उसकी भी वजह है, उसके भी फंडामेंटल्स हैं, क्योंकि लोकल चीज जो है जब वो चलने लग पड़ती है तो हमारा लोकल मैन्युफैक्चरर उसकी प्राइस कम बढ़ा देता है और क्वालिटी घटा देता है या क्वांटिटी घटा देता है। तो हमको चाहिए कि हम बिजनेस लाइक पीपल बने और बिजनेस करें, कमाएं, लेकिन फॉरएवर कमाएं, लाइफ टाइम। ये हमारा प्रोग्राम, ये हमारा तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज भी हैं, लेकिन आपको नजर आता है कि अपसाइड चैलेंजेस भी हैं ग्लोबली, खास तौर पे जिनका इंपैक्ट पड़ सकता है। वैसे इन्हीं रेंज में आप समझते हैं कि ये इन द नेक्स्ट ईयर डॉलर रहेगा, डॉलर रुपी पैरिटी रहेगी? जी, मुझे यही लगता है जी कि डॉलर पैरिटी जो है ना, रुपया स्ट्रांग रहेगा, डॉलर वीक रहेगा, और अगर यही पॉलिसीज को हम लेके चलते रहें, जो कि अभी एक बात, कुछ चीजें हैं जिनको एड्रेस नहीं किया गया, जो बातें तो हो रही हैं कि हम अपने खर्चे कम करने की बात, एग्जैक्टली वो रिफॉर्म्स और इस्लाहात का अमल है, जिस पर अमल हो जाए तो यकीनी तौर पे और इम्पैक्ट आएगा। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा ज़फ़रार साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपना मौक़िफ़ दिया। करेंसी का क्या सूरत हाल होगी, माशी सूरत हाल 2024 में कैसी रही, 2025 में क्या चैलेंजेस होंगे और किन एरियाज पे हमें ज्यादा फोकस करना होगा, इन तमाम पर गुफ्तगू हुई। फीडबैक आप दे सकते हैं फेसबुक, ईमेल्स और एक्स पर। देखते रहिएगा। अब तक नया साल की आमद है, दुआओं के साथ इसका आगाज करें कि इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के हक में, हमारे हक में, सबके हक में बेहतर हो। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड एक्स। देखते रहिएगा। अब तक अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।